नमस्कार साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट आज फिर हाजिर हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कानपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित महामंत्री श्री विनय मिश्रा। आज हम विनय मिश्रा से कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आज हम जानेंगे कि अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस में आने वाली समस्याएं क्या हैं। हम पूछेंगे विनय जी से कि उनका भविष्य का प्लान क्या है। हम ये भी बातचीत करेंगे ना सिर्फ लोकल स्तर पे बल्कि प्रदेश के स्तर पे वकीलों के पेशे में किस तरीके की परेशानियां आ रही। तो महामंत्री जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आप कानपुर जो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी बार है, आप उसके महामंत्री के रूप में आपको विजय मिली, उसकी ढेर सारी मुबारकबाद। मैं सबसे पहले यही आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके भविष्य की योजना क्या है? भविष्य की योजना अधिवक्ताओं के संदर्भ में अगर देखी जाए तो सबसे मूलभूत और सबसे बड़ी जो समस्या है चैम्बर्स की। जैसे अभी रिसेंटली 2 दिन पहले लखनऊ महानगर में प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं के चैम्बर लगाए गए और विरोध व्यक्त करने पर लाठीचार्ज भी हुआ। यदि सरकारें समय समय पर समीक्षा करके अधिवक्ताओं की बढ़ती हुई संख्या को देख करके चैम्बर्स का निर्माण करती रहती तो इस तरह की समस्याएं ना आती कि अधिवक्ता नालियों पर और फुटपाथों पर चैम्बर बनाते, क्योंकि किसी को शौक नहीं होता है कि 45 और 48 डिग्री के टेम्परेचर पर फुटपाथ पर बैठ कर जिस तादाद से एडवोकेट्स की संख्या हर साल बढ़ रही है, चेम्बर्स नहीं है। जी, ये सरकारों की जिम्मेदारी है। सरकारों की जिम्मेदारी है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या अधिवक्ताओं को लेकर के है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं, पहले जमाने में अधिवक्ता बल्कि जो है एलिट क्लास प्रोफेशन था और बहुत अच्छे और जिम्मेदार घरानों के लोग इस व्यवसाय में आते थे, उनको पैसों की कमी नहीं रहती। कहते हैं राय बहादुर खान बहादुर परिवारों के लोग आते थे और वो लोग जो है कहीं ना कहीं उनके मन में आम भारतीय जनता को ब्रिटिशर्स जो शासन था उससे न्याय दिलाने की भावना से ओतप्रोत होकर आ गया थे। आज के समय में हर बैकग्राउंड का व्यक्ति अधिवक्ता बन करके आ रहा है, हर क्लास का आ रहा है। उसमें मध्यम वर्ग भी है, निम्न वर्ग भी है, उच्च वर्ग के लोग भी हैं। ऐसी स्थिति में जो निम्न आय वर्ग के लोग, मध्यम आय वर्ग के जो अधिवक्ता हमारे आ रहे हैं, वो लाइब्रेरी नहीं मेंटेन कर सकते हैं, वो डिजिटल लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, इस टाइप के महंगे फोन्स, महंगे टैबलेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनको कम से कम अगर शुरुआती दौर में कम से कम 3 साल और अधिक से अधिक 5 साल अगर उन्हें कुछ जूनियर एडवोकेट स्टाइपेंड भत्ता टाइप अगर उनको मिलने लगे तो निश्चित तौर पर वो 2-3 साल शुरुआत का संघर्ष आसान हो जाएगा और वो फोकस कर पाएंगे लीगल प्रोफेशन पर अच्छे तरीके से। इसके अतिरिक्त एक जो बेहद समस्या उत्पन्न हुई है हम लोगों के अधिवक्ताओं के बीच रिसेंटली, इसका ज्यादा खौफ हो गया है अधिवक्ताओं में, सुरक्षा को लेकर भी। क्योंकि अभी मैं तो चूंकि महामंत्री हूँ कानपुर बार का, तमाम तरह की समस्या में फेस करता हूँ कि कभी क्लाइंट को अगर रिलीफ नहीं मिली उसके मन मुताबिक तो अधिवक्ता पे आरोप लगा देता है कि मेरी फीस नहीं दी, फीस नहीं वापस कर। कभी आरोप लगा देता है कि मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, मुझे गाली दी है वकील साहब। कभी कभी क्या होता है कि वो पूरा मुकदमे को ट्रायल तक तो ले गया, तो जजमेंट का समय आते आते जब वकील साहब ने फीस मांगी तो वो भाग गया, दूसरा वकील तय कर लिया। तो इस तरह की जो अनसर्टेनिटी है प्रोफेशन में, उससे अधिवक्ता काफी जो है अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। सिक्योरिटी को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर के बहुत परेशान रहता है। अगर महिला क्लाइंट है तो उससे अलग तरीके का उसको भय है, अगर अपराधी टाइप का वकील है तो उससे अलग तरह का भय है। तो ऐसी स्थिति में जो एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो अभी बहुत काफी समय से उत्तर प्रदेश में लंबित है, सुरक्षा अधिनियम काफी मांग होती है, उसको अतिशीघ्र लागू करने की आवश्यकता है ताकि निर्भय होकर के अपने व्यवसाय पर ध्यान दे सके। ये 3 अधिवक्ताओं को लेकर के बेहद ज्वलंत इशूज है जिन पर सरकारों को काम करना चाहिए। और आपकी कार्यकारिणी आने वाले समय में इन चीजों पे कुछ ना कुछ हम निश्चित तौर पे इस पे ये तो चूंकि भत्ता, सुरक्षा और चैम्बर्स, ये तीनों ही काम राज्य सरकारों से संबंधित हैं, तो इनको हम मुख्य न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को समय समय पर मेमोरेंडम भेज करके इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि सरकारों की सोच निर्धारित करें। अच्छा, आज जो देख रहे हैं कि एक लॉ कमीशन की रिपोर्ट है 1980 की कि प्रति 10 लाख पॉपुलेशन 50 जुडिशियल ऑफिसर्स की संख्या होनी चाहिए। 40 साल पहले करीब ये कहा गया था
उस समय हमारी संख्या थी 10 लाख पॉपुलेशन में। आज भी 50 नहीं पहुंची है, आज मुश्किल से 18-19 के आसपास पहुंची है। लगभग 25,000 जुडिशियल ऑफिसर की संख्या है, जिसमें से 5,000 वैकेंट हैं। 18-19-20,000 के आसपास काम कर। तो न्यायपालिका के सामने मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है पेंडेंसी की। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या इस दिशा में भी कुछ प्लान है करने का? इस दिशा में जो न्यायिक अधिकारियों की कमी है, न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ जो हमारा क्लरिकल स्टाफ है, उसकी भी भारी संख्या में कमी है। और इस संबंध में भी मैंने कानपुर जिला जज महोदय से वार्ता भी की थी, तो उन्होंने कहा भी था कि मैं 8-10 कर्मचारियों को भर्ती करना चाहता था, लेकिन 6 की मैं भर्ती कर पा रहा हूँ या कर पाऊंगा अभी निकट भविष्य में। अच्छा। तो लेकिन कह रहे हैं कि स्टाफ की आवश्यकता ज्यादा है, लेकिन अब उनको अनुमति चाहिए उच्च न्यायालय से भर्ती करने के लिए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकारें, जो राज्य सरकारों का रुख है वह काफी जो है उपेक्षित है, खासतौर से न्याय विभाग को लेकर के, क्योंकि अधिवक्ताओं की संख्या भी भारी मात्रा में होनी चाहिए और कर्मचारियों की संख्या भी भारी मात्रा में होनी चाहिए। कानपुर शहर को देखते हुए मैं समझता हूँ कि कम से कम 150 से 200 अगर न्यायिक अधिकारी हो तो पूरे कानपुर की न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी। उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और न्यायाधीश गणों के बैठने की रूम्स उतने नहीं है, उसमें अधिवक्ताओं के लिए। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सरकारों की उदासीनता इस ओर लगातार देखने को मिल रही है? बिल्कुल। यदि आप अगर फंड को देखें, जो भारत का बजट आता है भारत सरकार का, उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ फालतू कामों में ज्यादा उनका खर्च है। हाँ। लेकिन न्याय को अगर विभाग को अगर लेंगे, मैं समझता हूँ 0.01% नियर अबाउट उनका 2023-22 में 0.01% के आसपास एलोकेशन था यूनियन बजट का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। जी। तो इतने कम बजट में किस तरीके से हमारे न्यायिक अधिकारी काम कर रहे हैं, किस तरीके से हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं और किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन कर पा रहे हैं, बहुत मतलब संकट का विषय है और चिंतन का विषय है कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए भी हम सरकारों को, मुख्य न्यायमूर्ति महोदय को, स्टेट की और सेंट्रल के सबको मेमोरेंडम भेजेंगे, उनको पत्र भेजेंगे जहां आवश्यकता पड़ेगी। क्या इनमें से कई इशू ऐसे हैं जो ना सिर्फ लोकल और प्रदेश बल्कि ऑल इंडिया लेवल के भी हैं? तो क्या कोई ऐसी भी प्लानिंग है कि इन फ्यूचर स्टेट लेवल या ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर सकते? इसमें हम निश्चित तौर पर ये जून की जो ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हैं, अवकाश से खत्म हो जाता है, तो इसके बाद हम प्रदेश लेवल पे एक अधिवक्ता सम्मेलन बनाना चाहते हैं कानपुर बार एसोसिएशन के अगुवाई में। और इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट को विभिन्न प्रस्तावों की मांगों को लेकर के कि कम से कम न्यायिक अधिकारियों, स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मेन फंड बजट उसी को एलोकेट करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस काम के लिए मजबूर करना है कि अधिकारियों की भर्ती ज्यादा से ज्यादा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, कर्मचारियों की भर्ती हो, अधिवक्ताओं को सुरक्षा बिल पास हो, उनके चैम्बर्स की व्यवस्था हो, नव आगंतुक अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था हो। इसके लिए मैं प्रदेश स्तर पर सम्मेलन बुलाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, एक आखिरी बात ये है कि अक्सर आप देखते होंगे, आप तो चुनाव लड़ करके आ रहे हैं, कि पिछले कई सालों से लगातार देखने को मिल रहा है, चूंकि हम भी प्रैक्टिस में हैं, एक दौर होता था जब कचहरियों में लोग मोहर एक पर्ची में लगा के चुनाव लड़ा करते थे अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि जी। और हमने तो यहाँ तक सुना है कि लोग जाते थे सीनियर एडवोकेट के पास कि बाबूजी आप अध्यक्ष बन जाइए बार, तब भी सीनियर तैयार नहीं होगी। सही है। आज इतना ज्यादा धन बल बाहुबल का खर्चा बढ़ गया है कि सालों साल तक कचहरी कैंपस से लेकर के शहर के विभिन्न जगह पर बड़ी बड़ी दावतें, मीटिंगें, जिसमें आम अधिवक्ता अफोर्ड नहीं कर सकता। तो चुनाव सुधार की जरूरत है निश्चित। तो इस दिशा में भी क्या आपकी कार्यकारिणी कुछ सोच रही है? चुनाव सुधार को लेकर के निश्चित तौर पर कार्य हमारी कार्यकारिणी सोच रही है, हमारे भी मन में है कि हम इसके लिए वर्ष भर शुरुआत से ही प्रयास करें। और अभी निकट भविष्य में हम लोग एक जनरल हाउस बुला करके मॉडल बायलॉज में कुछ संशोधन करने वाले हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के आधार पर 30% महिलाओं का आरक्षण भी कार्यकारिणी में सुनिश्चित है। उसी अमेंडमेंट के दौरान हमारी मंशा यह जनरल हाउस में इस बात का डिस्कशन हो कि इस भारी भरकम चुनाव के खर्च को कैसे आम अधिवक्ताओं की पहुंच के अंदर लाया जाए
इसको कम करें, इस पर चर्चा हो और इस पर हम चाहेंगे कि बायलॉज में संशोधन हो जाए कि पुराना दौर तो था कि जब मैंने खुद भी देखा है, जब मैं 1999-2000 में आया था, तो एक छोटी सी 2x3 के पर्ची पे, वो भी रफ कागज जो चैम्बर के बचते थे, लोग मोहर लगा के उसी को फाड़ के लोग मोहर लगा के प्रचार करके वो चुनाव जीतते सही थे। पूरा चुनाव 1000-2000 रुपए में हो हो जाता जाए। आज वो स्थिति हो गई कि लाखों रुपए खर्च पहुंच गया है और उसकी वजह से अधिवक्ताओं के सही नुमाइंदगी करने वाले नहीं आ लोग पा रहे। चुन करके नहीं आ पा रहे, सही। और जिन्हें अधिवक्ताओं वृत्ति से, अधिवक्ताओं की समस्याओं से लेना देना नहीं है, जो वो चुन करके जब आएंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसलिए आ ही नहीं रहे हैं, ना उनको पता है, ना उनको पता है कि वो वास्तविक समस्याएं क्या है। वो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हो, केवल राजनीति करने के लिए ही आए। तो इस पर चर्चा होगी और हम बायलॉज में अमेंडमेंट करेंगे कि जैसे ही एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अतिरिक्त किसी भी प्रत्याशी का कोई भी चुनाव प्रचार बाहर प्रचार जाता है, सामग्री बाहर आती है, ऑटोमेटिक उसका नॉमिनेशन कैंसिल, सोमोटो उसका नामांकन कैंसिल माना जाए और सख्ती से उसको लागू किया जाए। मैं समझता हूँ कि इस संबंध में, चूंकि कानपुर कैंपस बहुत बड़ा है, जी जी, तो कैंपस के अलग अलग क्षेत्रों में भी आम अधिवक्ताओं के बीच में भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी क्योंकि चाहिए। सारे लोग, ना तो इतना बड़ा हॉल है कि पूरी कचहरी आ पाए और ना पूरे लोग आ पाते हैं, तो इसको कई जोन्स में बांट के उस पर भी चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बड़े और लेवल पे। जैसे हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो कचहरी के अंदर भी, क्योंकि बड़ी कचहरी है कानपुर की, तो 7, 8, 10, 12 पॉइंट्स हम लोग तय करते हैं और वहां पे लोकल मीटिंग रखते हैं, तो वहां के लोकल अधिवक्ता 25, 50, 100 इकट्ठा होते हैं, वहां अपनी बात कहते हैं कि वजह से हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसी तरीके से चुनाव सुधार की प्रक्रिया को लेकर भी हम चाहते हैं कि गली गली और जो कचहरी के कैंपस के नुक्कड़ हैं 10-20 पॉइंट्स में, वहां पर भी इस चीज को लेकर के चर्चा हो और जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स हैं, वो हमारी बात को अप्रिशिएट करें और उनके भी आइडियाज आए, किस तरीके से हो सकता है, और एक तरीके से एक मैंडेट तैयार किया जाए कि जो लोग कहें कि हाँ अगर कोई व्यक्ति शराब बांटेगा तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा, बिल्कुल, भले स्टार्टिंग में संख्या 50 आदमी की हो, 100 आदमी की हो, लेकिन जिस तरीके से तालाब में एक छोटा सा कंकड़ हम डालते हैं तो पूरी तालाब में हलचल मचा देता है और लहर आगे तक जाती है। अगर देखिए आप, आपकी कार्यकारिणी ये कर देती है तो ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है ये आज। प्रयास तो मेरा पूरा रहेगा और कार्यकारिणी भी हमारे इसमें सहयोग के लिए तैयार है, बाकी हम तो डिपेंड करेंगे, चूंकि लोकतंत्र में जनता महान है। सही बात। और अगर हमें कचहरी के सीनियर अधिवक्ताओं से, प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं से अगर इस संबंध में हमें जन समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर हम कम से कम चुनाव के खर्च को कम करने की इशू पे हम सक्सेस हो पाएंगे। और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जहां कहीं जरूरत पड़ती है तो हम भी आपके साथ हैं। महामंत्री जी, आपने हमारे चैनल के लिए समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।